चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज y is equal to fx and y is equal to gx are two functions whose graph intersect at 3 points, these three. fx greater than gx दिया हुआ है जब x का इंटरवल है 0 से 2। तो क्वेश्चन ध्यान से हमें देखना है, पढ़ना है। तो 0 से 2 में fx gx से ग्रेटर है, मतलब ग्राफ इसका एबव दिखना चाहिए। और 2 से 4 में कह रहा है gx fx से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक रफली एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया हमारा fx, फिर ये आ गया हमारा gx, और ये है gx फंक्शन, ये है हमारा fx फंक्शन। ठीक है, यही fx है यहां पर ये gx है। तो जैसा इसने अभी कहा है कि 0 से ओके ये वाला पॉइंट 0 0 होगा। तो ऐसे ही लिख देते हैं इसको। तो दिस पॉइंट इज 0 0, ये वाला पॉइंट है आपके पास में 2 0 2 2, और ये वाला पॉइंट आपसे कह रहा है 4 0। ओके, कोई बात नहीं, ये मतलब पॉइंट नीचे आएगा तो हम उसका कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो अब आपसे कह रहा है कि आपको 0 से 2 के बीच में जो एरिया है इन दोनों के बीच में वो फाइंड आउट करना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन 0 to 2। एबव फंक्शन हमारे पास में fx है और बिलो फंक्शन हमारे पास में gx है। ऑब्वियस सी बात है, यही वैल्यू हमें करनी है फाइंड आउट सिर्फ 0 से 2 में। अब जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास में वो क्या है, आपसे कह रहा है ये इंटीग्रेशन 10 के बराबर है, तो इसे अपन लिख लेते हैं। 0 से 4 में fx माइनस gx, ये इंटीग्रेशन आपसे कह रहा है 10 के बराबर है। और 2 से 4 में gx माइनस fx का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। 0 से 2 fx माइनस gx, और फिर उसके बाद में 2 से लेकर के 4 तक ये आएगा gx माइनस fx, क्योंकि अब यहां पर जो एबव फंक्शन है वो अपना gx है। ओके सॉरी, इसमें तो इंटीग्रेशन को ही ब्रेक करना था, तो ये प्लस और ये माइनस ही होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में है किसके बराबर, ये 10 के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन लिखा था, एरिया की बात नहीं कर रहा है। तो 0 से 2 fx माइनस gx और 2 से 4 fx माइनस gx, ये आपके पास में 10 के बराबर है। ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल A। और अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास में gx माइनस fx का इंटीग्रेशन 5 दिया हुआ है, gx माइनस fx। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू की अगर बात करें, एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर 5 के बराबर दिया हुआ है तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -5 के बराबर। इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया अगर देखा जाए तो वो मिलेगा 10 + 5 यानी 15। ठीक है, अगर ये एरिया पूछता तो gx माइनस fx का जो इंटीग्रेशन होता 2 से 4 में वही एरिया होता। ठीक है, अभी सिर्फ 0 से 2 के बीच में पूछ रहा है, तो हमने इस इंटीग्रेशन को, इस इंटरवल को दो पार्ट में तोड़ दिया, 0 से 2 एंड 2 to 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एरिया इनक्लोज बाय ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाइंग इन द 4th क्वाड्रेंट। हमारे पास में एक फंक्शन है और कह रहा है कि इसका 4th क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो एरिया है फंक्शन का वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस फंक्शन की एनालिसिस करते हैं। फंक्शन है हमारे पास में y ln स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो y डैश आ जाएगा 2 ln x एक्स्ट्रा 1/x यहां पर। ठीक है, और अगर मैं इसकी साइन स्कीम देखूं तो ये 1 पे 0 है, 1 के राइट में ये प्लस है, उसके पहले ये माइनस है। तो रफली एक डायग्राम तो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, ये भी समझ में आ रहा है कि ये 0 कहाँ पर होगा, ये x एक्सिस को कट कहाँ पर करेगा, जब हमारा ln स्क्वायर x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसके करस्पॉन्डिंग हमें x की दो वैल्यू दिख रही है, एक 1/e और एक e। ठीक है, तो रफली अगर हम डायग्राम बना लें तो कुछ ऐसा होगा भाई। 0 प्लस पर लॉग की वैल्यू -∞ होती है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो ये +∞ आ जाएगा।
1/e पर 0 होगा, e पर 0 होगा, और हमने ये भी ऑब्जर्व कर लिया है कि इसका जो मिनिमा आएगा वो आएगा 1 पर, और 1 पर अगर वैल्यू देखें तो वो -1 के बराबर आ रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वो हमें चाहिए, मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को अगर लिखें तो ये एरिया, क्योंकि ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, तो 1/e से लेकर के e तक अगर मैं fx को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस वैल्यू आएगी। बिलो एक्स एक्सिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे नेगेटिव वैल्यू आती है, तो हमें इसका माइनस लेना पड़ेगा, मतलब 1 - ln² x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसे हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। ln x को अगर मैं t मान लूं तो यहां आएगा dx/x = dt, यानी इस एरिया को लिख सकते हैं, अगर मैंने 1/e रखा तो -1 आएगा, e रखेंगे तो 1 आएगा। दिस इज 1 - t², और x को आप लिखेंगे e⁻t dt। ठीक है। अब e⁻t से रिलेटेड आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा होगा, मैं उसको अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर लिख देंगे -1 से 1 e⁻t, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्रिएट करते हैं। -t², इसका डेरिवेटिव मैंने यहां पर लिखा -2t, इसको बैलेंस करते हैं क्योंकि 2t का कोई टर्म नहीं है, तो प्लस का 2t, इसका डिफरेंशिएशन प्लस का 2, और यहां पर हमें 1 चाहिए तो 1 लाने के लिए -1। ये आपका f है और ये आपका f' है। अब ये हम सब लोग को मालूम है e⁻t ft प्लस f' का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो भाई इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻t × f(t), जो है हमारे पास में -t² प्लस 2t -1, लिमिट रख देंगे -1 से 1। इसको हम लोग देख लेते हैं फाइनल क्या आएगा। अगर मैं t की वैल्यू को 1 रख दूं और -1 रख दूं, तो 1 और -1 अगर मैं पुट कर दूं, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 1 जब आप पुट करेंगे तो आएगा e1, यहां पर अगर आपने पुट कर दिया तो ये तो हो गया 0 माइनस, इसके बाद में हम लोग पुट करेंगे -1, तो -1 जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -4 एंड e⁻1, यानी हमारा आंसर आ जाना चाहिए 4/e। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 4/e, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कर्व्स। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो कर्व आपको x एज अ फंक्शन ऑफ y गिवन है, और आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा इसमें कि अगर हम x और y के रोल को इंटरचेंज कर दें तो उससे एरिया के प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। x और y को इंटरचेंज कर रहा हूं, पहला कर्व हो जाएगा y = x² - 1, और दूसरा कर्व हो जाएगा y = मॉडुलस x √1 - x²। इसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि आप जितने भी फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखते हो वो y एज अ फंक्शन ऑफ x के लिए सीखते हो, ठीक है ना। तो यहां पर इनको ड्रॉ करना, समझना प्रॉब्लम को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं ये ग्राफ किस तरीके से बनेंगे। पहला है स्टैंडर्ड पैराबोला, y = x² - 1, ये पैराबोला अप होगा, ये हमारा ओरिजिन है, 1 पर एक रूट है, -1 पर एक रूट है, और दूसरा है y = mod x √1 - x²। अब अगर आप देखें तो ये एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, तो मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 में ग्राफ बनाता हूं, और ग्राफ को एक्यूरेटली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 0 से 1 में 1 पर भी ये 0 होगा, 0 पर भी 0 होगा, और इन बिटवीन 0 to 1 ये कोई पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेगा। तो मैंने रफली बना दिया, 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, और इन बिटवीन 0 to 1 पॉजिटिव है, और क्योंकि ये इवन है तो इधर भी ये ऐसा ही होगा। तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया की अगर बात की जाए तो वो एरिया आपका कुछ ये वाला एरिया निकलेगा। अब इसमें एक सिमेट्री है, तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे डबल कर देता हूं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में ये हमारा अबव फंक्शन होगा, मतलब सेकंड वाला फंक्शन, तो इसे लिख दिया x × √1 - x², और ये वाला फंक्शन हमारा बिलो फंक्शन होगा, तो माइनस में आ जाएगा x² - 1 dx। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं इंटीग्रेट। इस वाले पार्ट में अगर मैं 1 - x² को एज्यूम कर लूं, दिस इज t²,
तो हमें मिलेगा माइनस एक्स डी एक्स बराबर टी डी टी। ये एज इट इज मेंटेन रखते हैं, तो एरिया आ गया 2 टाइम्स, दिस इज 0 to 1, और यहाँ पर ये जो एक्स डी एक्स है उसे हम टी डी टी लिखने वाले हैं, और लिमिट भी देखनी पड़ेगी। जब आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो t बराबर 1 मिलेगा, तो इसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिमिट में चेंज आने वाला है। तो अभी मिलेगा x 0 पर 1 और ये आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का t dt, और एक t आपको यहाँ से और मिलेगा, ठीक है ना। ये x dx तो dt में यूज हो गया, यहाँ से एक t आ जाएगा, तो दिस इज t स्क्वायर dt। ये मैं अलग रखता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर आप लिख रहे होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम लोग को मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है, तो इस माइनस को अगर मैं लिमिट इंटरचेंज करने में यूज कर लूँ तो ये आपका आ जाएगा 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी, ठीक है ना, प्लस में आ जाएगा। तो 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी और 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, भाई ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर वाला, तो बचेगा क्या? अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास में बच रहा है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 1 dx, और इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 2 के बराबर, इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया 2 के इक्वल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स वाई 0, बच्चों आपको ये मालूम होगा, इसका मतलब वो कह रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, एक्स इज इक्वल टू सी, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के बारे में बता रहा है यहाँ पर, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में आपको मालूम होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट होती है और फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपनी स्ट्रिक्ट कॉन्केविटी चेंज करता है। मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है डबल डेरिवेटिव की हेल्प से अपन निकालते हैं। तो वाई डैश अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आएगा e पावर माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो y डबल डैश अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगेन e पावर माइनस एक्स कॉमन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट -1, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, तो मिलेगा x माइनस 1। यहां से दिख जा रहा है कि ये 0 हो रहा है 2 पर, और एफ डैश एक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 0 हो रहा है 1 पर, 1 के राइट में ये माइनस है, 1 के पहले ये प्लस है, यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा है, 2 पर हमारे पास में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। तो अगर सिचुएशन को समझा जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, जीरो पर वैल्यू 0 है, अगर मैं x की वैल्यू को माइनस इंफिनिटी ले लूं तो माइनस इंफिनिटी पर ये माइनस इंफिनिटी होगा, ये इंफिनिटी होगा। इसका मतलब ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पर 0 पर वैल्यू 0 है, और इसके पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। एफ डैश एक्स की साइन स्कीम अगर हम लोग चेक करें तो ये इंक्रीज हो रहा है, 1 तक इंक्रीज हो रहा है। तो लेस देन 0 के पर अपन नहीं जाते हैं, अपन सिर्फ राइट हैंड साइड में ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहा है। तो रफली कुछ डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, और इन्फिनिटी पर अगर हम लोग चेक करें तो इन्फिनिटी पर हमें लिमिट जो मिलेगी वो मिल जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि x अपॉन ई की पावर x बनेगा, एलोपिटर लगाएंगे 1 अपॉन ई की पावर x, ये 0 आएगा। इसका मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से होना चाहिए, और यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिलेगा। अब सिचुएशन क्या है, हमें बाउंड्री में x एक्सिस को इन्वॉल्व करना है, y एक्सिस को इन्वॉल्व करना है, ग्राफ होना चाहिए और x इज इक्वल टू सी होना चाहिए, ये x इज इक्वल टू सी लाइन है। तो अगर मैं इन चारों को दिमाग में रख करके हाईलाइट करूं तो इस वाले पार्ट के एरिया की बात कर रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या है अपन चेक कर लेते हैं। तो ये रिक्वायर्ड एरिया आपको क्या मिल जाएगा, 0 से 2 तक आपको सीधे इस फंक्शन को कर देना है इंटीग्रेट, यही हमारा आंसर होना चाहिए। एफ एक्स हमारा पॉजिटिव है, यानी इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा और वही एरिया होगा। तो इसमें लगा देते हैं बाई पार्ट।
तो x इंटू ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस एक्स, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फर्दर ई पावर माइनस एक्स विथ माइनस साइन, ये आएगा इसका रिजल्ट। इसमें अगर मैं वैल्यू रख दूं, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 ई पावर माइनस 2, एक ई पावर माइनस 2 और है तो 3 ई पावर माइनस 2, जीरो रखेंगे ये जीरो आएगा, ये 1 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, 1 माइनस 3 ई पावर माइनस 2, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस टू कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो पहला कर्व है हमारे पास में y इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस ई। वाई बराबर एल एन एक्स का ग्राफ आपको मालूम होगा, फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ा होगा। अगर हम x को x प्लस ए से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होता है, तो इसका हम यूज करेंगे। दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन वाई, जिसे लिख सकते हैं y बराबर ई पावर माइनस एक्स। तो मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि जो सिचुएशन है उसको समझा जा सके। तो चलिए सिचुएशन पर नजर डालते हैं क्या हो रहा है भाई। ये हमारी y एक्सिस है, ये आ गया आपका वर्टिकल लाइन x बराबर माइनस ई, ये है आपका 0। पहला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ई, और 0 पर अगर वैल्यू चेक करें तो 0 पर वैल्यू आ रही है 1। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, 0 पर वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है हमारी। दूसरे की बात करें तो वो है ई पावर माइनस एक्स, और ई पावर माइनस एक्स हमें मालूम है डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इनक्लोज्ड करना है दोनों कर्व और एक्स एक्सिस से। तो दोनों कर्व और एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो वो ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है तो मतलब ये बाउंडेड होगा, ये टिल इंफिनिटी तक जरूर जा रहा है, लेकिन ये फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे एक्स एक्सिस पर इंटीग्रेट करें। अगर मैं एक्स एक्सिस पर इंटीग्रेट करूंगा तो दो पार्ट में जाना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो बेटर इसे वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। वाई एक्सिस पर ये अबव हो जाएगा और ये बिलो हो जाएगा, तो दोनों को वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला फंक्शन वाई के टर्म में अगर देखें तो ये ई पावर वाई माइनस ई हो जाएगा, और दूसरा तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा ही था वाई के टर्म में। तो रिक्वायर्ड एरिया वाई एक्सिस पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 0 से 1, ये एबव फंक्शन होगा। दूसरा वाला फंक्शन हमारा एबव फंक्शन लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में जब जाएंगे तो माइनस एल एन वाई फर्स्ट फंक्शन हो गया, एबव फंक्शन हो गया, और माइनस बिलो मतलब ये वाला फंक्शन ई पावर वाई माइनस ई। इसको आप कर दीजिए इंटीग्रेट, हमें आंसर मिल जाएगा। अब एल एन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को याद होना चाहिए, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा y माइनस वाई एल एन वाई, ये स्टैंडर्ड है। ई पावर y का इंटीग्रेशन ई पावर y, ये प्लस में ई वाई हो जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 से 1, 1 रख दीजिए, 1 पे ये बचेगा 1, 1 पे ये 0, 1 पर ये आएगा e, 1 पर आएगा ये प्लस का e, ये तो हो गया कैंसिल। फिर रखते हैं 0, 0 पर आ जाएगा ये 0, यहाँ आपको 0 पर लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो y एल एन वाई की 0 पर लिमिट ये हम लोग देख सकते हैं, इसको एल ऑर्बिटल से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस y एल एन वाई, इसे लिख लो एल एन वाई ओवर 1 अपॉन वाई। एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई, और डिनोमिनेटर में माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट आएगी इसकी 0, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको 0 लिख रहा हूँ, इसको भी 0 लिख रहा हूँ। ये 0 पर आपको देगी वैल्यू 1, और ये 0 पर 0, तो ई और ई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से भी आ गया 1, आंसर आ गया 2। इसका मतलब यहाँ पर जो एरिया इन दोनों से तीनों से जो इनक्लोज होगा वो होना चाहिए 2 के बराबर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बात करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to x plus sin x and its inverse function between the ordinates x0 and x is equal to 2 pi।
तो फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये देखने के साथ ही समझ में आता है कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनवर्स फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है, हम एक्स और वाई को इंटरचेंज करके इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो वो आफ्टर इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई आप वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। और यही जो थॉट है इसमें इस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट बनाता है। तो चलिए देखिए इसे कैसे डील करेंगे। इस फंक्शन को आपने पहले भी देखा होगा, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर की बात होती है, जब या फंक्शन में हम लोगों ने 1 1 ऑन 2 नेचर की बात की होगी, तब ये क्वेश्चन आता है। ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 1 प्लस कॉस एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू एक्स का इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और मैं अब इसके ग्राफ को बनाने जा रहा हूं। ये रहा 0 से पाई के बीच में अगर ऑब्जर्व करें तो 0 से पाई के बीच में साइन एक्स होगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जरूर है, लेकिन ये इससे एबव होगा, ये कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। और पाई से 2 पाई के बीच में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो पाई से 2 पाई के बीच में ये इसके बिलो आ जाएगा, क्योंकि हमारे साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा जब आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब ऐसे में इसके इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स का ग्राफ होगा सिमेट्रिकल होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा इनवर्स फंक्शन है एफ इनवर्स, और ये जो फंक्शन था वो हमारा एफ एक्स फंक्शन। सवाल ये, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों से 0 से 2 पाई में जो बाउंडेड एरिया है वो एरिया हमको चाहिए। अब एक सिमेट्री नजर आ रही है, तो उस सिमेट्री को यूज करके इस प्रॉब्लम को हम ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या सिमेट्री यूज यहां पे समझ में आ रही है? हमें ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री है, तो एक्चुअल में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये चारों बराबर है। तो अननेसेसरी हम लोग पाई से 2 पाई में क्यों कैलकुलेट करें, 0 से पाई में कैलकुलेट करते हैं। और 0 से पाई में भी एक सिंपल सा थॉट लगाएंगे, हम सिर्फ इस वाले एरिया को कैलकुलेट करेंगे और इस एरिया को कर देंगे 4 टाइम्स, यही रिक्वायर्ड एरिया है। अब इसे अगर देखा जाए तो ये है 0 से पाई, और एबव फंक्शन क्या है भाई? एबव फंक्शन है अब यहां पर y इज इक्वल टू एक्स, तो एबव फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस बिलो में फंक्शन क्या आ रहा है? बिलो में फंक्शन आ रहा है इनवर्स का। अब प्रॉब्लम यह है कि इनवर्स तो हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम ऊपर वाला फंक्शन उठा लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्योंकि हमें इनवर्स नहीं मालूम है, तो इसे ना कैलकुलेट करके मैं ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहा हूं। दोनों बराबर ही हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब एबव फंक्शन में इसे उठा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पास में एफ एक्स फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन है। तो एफ एक्स फंक्शन है एक्स प्लस साइन एक्स, बिलो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, और इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, बात समझ आई? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि इनवर्स अगर मैं मालूम होता तो मैं यहां पर एबव माइनस बिलो लगा देता, लेकिन इश्यू तो वही है, इनवर्स निकलेगा नहीं इसमें। हमें ये एफ एक्स पता है, सिमेट्री की हेल्प से हमने ये वाला एरिया निकाल लिया और इसको 4 टाइम्स कर देंगे। तो अगर इसे चेक किया जाए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो हम सब लोग को याद होता है ये एरिया होता है 2 के बराबर। अच्छा, ये तो हमने ये वाला एरिया निकाला है। टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया आ जाएगा ये जो आपने कैलकुलेट किया है इसका 4 टाइम्स, यहां पे 4 आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, यानी जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 8 के बराबर। ठीक है ना। इस पार्ट का एरिया हमने कैलकुलेट किया है, इसको 4 टाइम्स कर दिया है, क्योंकि उसने 0 से लेकर के 2 पाई तक एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स से बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट करने की बात करी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। द रेशियो इन विच कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड्स द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2 एक्स एक्सिस एज एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो सिचुएशन को समझते हैं, ये किस एरिया की बात कर रहा है। y बराबर साइन पाई एक्स बाई 2, जस्ट लाइक साइन थीटा, और अगर x 0 से 1 के बीच में ट्रेवल करेगा तो जो पाई एक्स बाई 2 है वो भी आप देख सकते हो, ये एंगल आपको मिलेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन थीटा के ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं
तो ये मैंने बना दिया साइन थीटा, या यहाँ पर इसका मतलब है साइन पाई एक्स बाई 2। ये हमने 0 से 1 में डायग्राम बना दिया। दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 1 पर वैल्यू हमारे पास में 1 ही आ रही है, ये पॉइंट हमारा 1,1 है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समझा जा सकता है कैसा होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका पैराबोला कुछ इस तरीके से जा रहा होगा इसी पॉइंट पे। तो अब आपसे कह रहा है कि ये जो कर्व था और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है, ये टोटल एरिया, ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर मैं इसे a1 बोल दूं और इसे a2 बोल दूं तो ये a1 बाई a2 रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए इसे प्रोसीड करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने एक रिजल्ट पढ़ा होगा या इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ये जो a1 प्लस a2 है, मतलब ये जो साइन पाई एक्स है एक्स एक्सिस और x इज इक्वल टू 1 से जो ये बाउंडेड एरिया आ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि एक आर्क का जो एरिया होता है साइन ax में वो 2/a होता है। तो ये तो हाफ है, इसका मतलब ये एरिया होगा 1/a और a की वैल्यू है हमारे पास में x का कोफिशिएंट π/2, या आप चाहें तो इसे इंटीग्रेट करके भी ला सकते हैं। ऐसे हम a2 को कैलकुलेट कर लेंगे। a2 क्या होगा, a2 होगा हमारा 0 से 1 में इस पैराबोला का इंटीग्रेशन। इसे अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये आएगा x³/3, लिमिट रख देते हैं 0 से 1, रिजल्ट इज 1/3। तो मैं a1 मिल गया, a2 मिल गया, और इसने पूछा है a1/a2 का रेशियो। यहां से हम आसानी से a1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 की वैल्यू आएगी 2/π माइनस 1/3, सिंप्लीफाई कर देता हूं तो दिस इज 3π 6 माइनस 5। तो a1/a2 का रेशियो आपको मिलेगा 6 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3π एंड होल डिवाइडेड बाई, यहां पर आ रहा है हमारे पास में 1/3। तो आंसर होना चाहिए 6 माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई। 3 से 3 को कैंसिल कर दें, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ऑब्टेन द एरिया इनक्लोज बाय रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y is equal to x ln x and y is equal to 2x minus 2x square। एक ये कर्व है y is equal to x ln x और एक है y is equal to 2x minus 2x square। ये तो पैराबोला डाउन है, ये तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। ये क्या है, तो y is equal to x ln x 0 प्लस पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो 0 प्लस पर ये क्या आएगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मतलब इस फंक्शन के बारे में जानते हैं हम लोग। x इंटू एल एन एक्स की अगर बात की जाए, इसको डिफ्रेंशिएट करके ऑब्जर्व किया जा सकता है इसका बिहेवियर कैसा होगा। 0 प्लस पर अगर मैं लिमिट की बात करूं तो 0 प्लस पर हमें देखनी पड़ेगी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस। इसे लिखा ln x अपॉन 1/x, एलोपिटल लगा दें, इसका डेरिवेटिव 1/x, इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x², x ऊपर गया मतलब ये 0 है। इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 प्लस पर इसकी लिमिट ही आ रही है, और 1 पर इसकी वैल्यू 0 है ही। अगर मैं x बराबर 1 पर कैलकुलेट करूं तो 0 है। तो रफली अगर डायग्राम बनाएं, एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के लिए आप इसे डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक कर लो, ठीक है। वैसे समझ में आ रहा है कि 0 पर इसकी लिमिट 0 है, और 0 से 1 के बीच में जब आप ट्रैवल करेंगे तो ln x होगा नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव होगा। 1 पर ये फिर से 0 होगा। तो रफली हम इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा जो कर्व है वो है पैराबोला डाउन। तो पैराबोला डाउन को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अगर पूरा ग्राफ बनाए तो ऐसा होगा, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 1। तो कह रहा है इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो हमको फाइंड आउट करना है, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। ये पैराबोला है, ध्यान दें ये पैराबोला नहीं है। तो इस पैराबोला वाले पार्ट के एरिया के लिए तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, मैं उसे यूज करता हूं। पैराबोला और उसके किसी डबल ऑर्डिनेट से बाउंडेड एरिया क्या होता है। इसका जो वर्टेक्स आएगा वो वर्टेक्स आएगा 1/2 पर, और 1/2 पर अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो इसकी वैल्यू अगर x बराबर 1/2 पर देखी जाए तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। तो ये वैल्यू अपने पास में 1/2 के बराबर है।
तो रिजल्ट आपको याद होगा, ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 होता है। ठीक है, तो अगर इस एरिया को मैं A1 नाम दे दूं तो A1 की वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 2/3 ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया है 1 इंटू 1/2, मतलब ये तो है 1/3। ये वाला पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे हम लोग अलग इंटीग्रेशन से निकाल लेते हैं। तो ये जो एरिया है A2, इस एरिया को अपन अलग से फाइंड आउट करेंगे। A2 के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 1 में। अच्छा, ये बिलो एक्स एक्सिस है, तो अगर हम x ln x इंटीग्रेट करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। एरिया की बात कर रहे हैं तो -x ln x को इंटीग्रेट करते हैं। इसमें लगाते हैं बाई पार्ट। ये रखेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे रखेंगे सेकंड फंक्शन। माइनस को मैं बाहर ही एडजस्ट कर देता हूं, तो माइनस यहां पर है। तो माइनस इंटीग्रेट करते हैं ln x, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x और x/2, इसका मतलब x²/2। अगला इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास में 1/x इंटू x²/2 यानी x dx। तो पहले इंटीग्रेशन का ही काम कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास में -x²/2 ln x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां पर आ गया 1/2 और 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x। लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के 1 तक। तो चलिए इस लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। सॉरी, ये कैलकुलेशन में एरर हो गई यहां पर, ये 1/x नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे गड़बड़ है। ये आ रहा अपने पास में x/2 का इंटीग्रेशन x²/2 मतलब 4 आ जाएगा। लिमिट रखेंगे 0 से। अब चेक करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं तो ये आ जाएगा 0, यहां पर 1 रखेंगे तो आएगा 1/4 माइनस 0 पुट करेंगे, इस वाले पार्ट की लिमिट आपको फिर से मिल जाएगी 0, क्योंकि अगर x ln x ही 0 आ रहा है तो ये भी 0 ही आएगा। तो ये 0 पर 0 आ जाएगा, ये भी 0 पर 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज 1/4। तो A1 की वैल्यू 1/3 है, A2 की वैल्यू अपने पास में आ रही है 1/4। क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल एरिया क्या होगा, तो टोटल एरिया A1 प्लस A2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें 1/3 1/4, ये होना चाहिए 7/12। तो 7/12 यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। एरिया ऑफ द रीजन ऑन a plane bounded by max of these two less than equal to 1 and xy less than equal to half। ठीक है, तो इसमें जो आपको समझना है वो है ओनली दिस। अगर ये समझ लिया फिर तो कर ले जाएंगे। एक्स वाई बराबर कांस्टेंट हमें मालूम ही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो y इज इक्वल टू 1/x या y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन x के ग्राफ को बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझते हैं भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये दिख जाना चाहिए कि इसका जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस y एक्सिस, इनफैक्ट अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। सिमेट्री के रूल आपने पढ़े होंगे। अगर x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, y को -y से रिप्लेस कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x और y को इंटरचेंज कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका फायदा ये होगा कि मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करूंगा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, और ये मैंने ड्रॉ कर ली है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब इसका क्या रोल है वो अभी बात करते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम अगर बना लें तो फिर बाकी क्वाड्रेंट में सिमेट्री से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ये वाला रीजन होता है, यहां पर हमारा x y से ग्रेटर होता है, इस वाले रीजन में हमारा y x से ग्रेटर होता है, और वो यही तो कह रहा है दोनों में जो मैक्स है वो लिखना है। तो x ग्रेटर देन y वाले रीजन में अगर मैं चला जाऊं, इस रीजन में चला जाऊं, तो यहां पर आपको मिलेगा मैक्स ऑफ x y लेस देन इक्वल टू 1। मैक्स ऑफ x y लेस देन इक्वल टू 1। और इसको अगर आप ध्यान से देखें, अगर x y से ग्रेटर है तो इसने मुझे दिया x लेस देन इक्वल टू 1। x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है ये अगर x बराबर 1 लाइन है तो कह रहा है कि आपको इससे लेसर वैल्यू को पिक करना है।
लेकिन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब एक्स वाई से ग्रेटर है तो इसकी अगर मैं बात करूं तो वो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने पता है ये कर रखा है कि ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब आपको इस वाले रीजन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा। और फिर से अगर मैं सिमेट्री यूज करता चला जाऊं तो समझ में आता है कि एक्चुअल में ये डायग्राम की बात कर रहा है। ये रीजन आ जाएगा सिमेट्री से ये भी रीजन आ जाएगा, ये कंप्लीट रीजन आ जाएगा। इसका मतलब ये एक स्क्वायर के इंटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये -1 होगा, ये अपना -1। तो ये तो आ गया ये वाला रीजन। अब चलते हैं, बात करते हैं एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हाफ पर। तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हाफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक्स वाई बराबर हाफ को ड्रॉ करूं, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा अपना 1,1। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ मिलेगा, कुछ ऐसा है। अब ये इनइक्वालिटी वाले केस को कैसे डील करते हैं आपको मालूम होगा। कोई एक पॉइंट रख करके देखते हैं। जब हमने ओरिजिन रखा तो ओरिजिन देखो यहां पर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच के रीजन की बात कर रहा है। अब अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे रीजन का एरिया आपको निकालना है। ये रीजन पूरा आपको चाहिए, ये रीजन आपको पूरा चाहिए, ऐसे ही ये वाला रीजन आपको पूरा चाहिए, और यहां पर भी ये रीजन पूरा चाहिए। ये पूरा एरिया आपको चाहिए, ठीक है। तो बात बहुत सिंपल सी हो गई। यहां पर इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं ये वाला एरिया केवल फाइंड आउट कर ले जाऊं, यहां से लेकर के यहां तक कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्स वाई बराबर 1, ये लाइन थी हमारे पास में y बराबर 1। तो अगर y की वैल्यू को आप 1 रखोगे तो x मिलेगा हाफ, तो ये है हाफ कॉमा 1, ये आ जाएगा 1 कॉमा हाफ सिमेट्री से। तो सिर्फ ये वाला एरिया निकालें, उसे डबल करें और स्क्वायर के एरिया में से हटा दें, ठीक है। तो इस वाले एरिया को मैं यहां पे टारगेट कर रहा हूं। इस एरिया को अगर मैं नाम यहां पर दे देता हूं, लेट दिस एरिया इज ए। ये वाला एरिया ए में कैलकुलेट करने वाला हूं। तो एरिया ए आप लिखोगे दिस इज इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ये भाई अपने पास में हाफ के बराबर है और ये 1 के बराबर है। तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 1/2, और इसमें माइनस करने वाले हैं इंटीग्रेशन हाफ टू 1 एक्स वाई बराबर 1/2, तो y बराबर 1/2x dx, ठीक है। इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये हाफ है, ये 1 है, मैं ये वाला इंटीग्रेशन पार्ट इसमें हटा दे रहा हूं। तो ये वाली एरिया क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ गया, यहां पर आ गया -1/2, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, हाफ से 1 में है, मॉड नहीं लगाया मैंने, 1/2 से 1, लिमिट रख दो 1/2, यहां पर 1 रखेंगे आएगा 0, जब हाफ रखेंगे तो बनेगा +1/2 ln हाफ, या इसको आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 ln 2। ओके, तो ये वाला एरिया आ गया। इसको डबल करते हैं और इस स्क्वायर के एरिया में से हटा देते हैं। स्क्वायर की साइड लेंथ है 4, तो रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर का एरिया 2 स्क्वायर माइनस डबल ऑफ 1/2 माइनस 1/2 ln 2। कर दीजिए इसे सॉल्व, तो ये आ गया 4 - 1 यानी 3, और इसके बाद में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो प्लस में आ जाएगा ln 2। तो 3 + ln 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दो फंक्शन हमारे पास में 2 - mod x - 1 gx इज स्टैंडर्ड पैराबोला है, x - 1 होल स्क्वायर, मतलब वर्टेक्स इसका 1 0 पर है, और इसके लिए हमें देखना है एरिया बाउंडेड fx और gx के बीच में। एक प्रॉब्लम ये है और एक प्रॉब्लम है fx gx और x एक्सिस के बीच में। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है, यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। मॉडुलस का ग्राफ हमें मालूम है, mod x - 1 ये अपवर्ड होता है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड होगा।
x बराबर 0 पर वैल्यू आ रही है 1 के, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो 0 पर वैल्यू है 1 और x बराबर 1 पर वैल्यू है 2। वन पर वैल्यू है 2, ये बनने ड्रॉ कर लिया। दूसरा है पैराबोला अपवर्ड, और इसकी अगर बात की जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर वैल्यू 0 है, x बराबर 0 पर वैल्यू इसकी भी 1 आएगी, इसका मतलब ये पैराबोला आपका सिमेट्रिकल कुछ इस तरीके से बनेगा। और सिमेट्री से ये वाला जो पॉइंट है वो आपका 2 आ जाना चाहिए। 2 पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, आप रख के देख भी सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि fx और gx दोनों से बाउंडेड एरिया क्या होगा। ये हमारा gx है और ये fx है। दोनों से बाउंडेड एरिया मतलब इस एरिया को अपन को फाइंड आउट करना है। इसमें भी मैं यहाँ पर दो पार्ट में कैलकुलेट करता हूँ। इसको A1 बोल देता हूँ जो है एक ट्रायंगल का एरिया, और इस वाले एरिया को मैं बोल देता हूँ A2 जो हम पैराबोला और उसके डबल ऑर्डिनेट से बाउंडेड एरिया के लिए एक शॉर्टकट जानते हैं, उसकी हेल्प से करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों को। तो पहले मैं A1 की बात करता हूं। ये वाला पॉइंट है हमारे पास में 2,1, ये पॉइंट होगा 1, x1 पर y की वैल्यू 2। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मालूम ही है मॉडुलस में ये 90 डिग्री पर होगा। अगर मैं इस साइड लेंथ को फाइंड आउट कर लूं तो ये वाली साइड लेंथ आ जाएगी हमारे पास में √2, ये भी आ जाएगी √2। तो A1 का एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 √2 इंटू √2। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लिख दिया है विच इज 1। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में √2 और ये भी आ जाएगा √2। और इस A2 को कैलकुलेट करने के लिए मैं 2/3 ऑफ रेक्टेंगल पर जा रहा हूं। भाई ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 1, तो दिस इज 2/3 ऑफ रेक्टेंगल 2 यानी 4/3। तो A1 और A2 कैलकुलेट हो गया। A1 A2 अगर हमें मालूम है तो हमें चाहिए दोनों से बाउंडेड एरिया यानी दोनों का सम, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो A1 प्लस A2 की वैल्यू आ जाएगी 7/3। 7/3 इज ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, उसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है fx gx और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया। अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है ये fx gx और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। अब अगर आप देखें तो इस एरिया को भी मैं यहां पर fx और gx से जो बाउंडेड एरिया है उसी की हेल्प से निकाल लेते हैं। ये वाला पॉइंट हम देख सकते हैं क्या आएगा। तो यहां पर अगर मैं y की वैल्यू को 0 कर दूं तो ये पॉइंट आ रहा है -1, 0, और सिमेट्रिकली ये आएगा 3, 0। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो A1 A2 निकाला है उसकी हेल्प ही हम लोग लेने वाले हैं, रिक्वायर्ड एरिया। कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल के एरिया में से ये A1 प्लस A2 हटा देंगे। अब इस ट्रायंगल के एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल है उसका आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, कैसे भी कर लें। तो मैं 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देता हूं। यहां पर इसकी हाइट है 2 और बेस अगर देखें तो वो है 4, तो ये आएगा 1/2, बेस 4 है, हाइट 2 है, माइनस A1 प्लस A2। अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकल जाएगा। तो ये आ गया अपने पास में 4 माइनस 7/3, यानी सॉल्व करने पर बन जाएगा 5/3। तो 5/3 आपको मिल रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। इसमें ऑप्शन डी में जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है उसी की हेल्प से यहां पर मैंने ऑप्शन सी को चेक किया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, एक y इज इक्वल टू 8x माइनस 27x³ इसका ग्राफ गिवन है। एक लाइन है y इज इक्वल टू c, और ये कह रहा है कि इससे जो दो ये रीजन क्रिएट हो रहे हैं इन दोनों के एरिया सेम, और अगर ऐसा है तो हमें b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए समझ में आता है भाई दो ही अननोन है तो दो इक्वेशन को टारगेट करना पड़ेगा। एक रिलेशन तो हमें सीधे मालूम है, ये पॉइंट बी सी ऑन द कर्व है। अगर ये ऑन द कर्व है तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। एक रिलेशन है c इज इक्वल टू 8b माइनस 27b³।
तो ये तो हमने लिख लिया। अब एक रिलेशन जो ऑब्वियस सी बात है एरिया के लिए इसने बात कही है उसमें यूज कर रहा होगा। तो चलिए जरा देखते हैं इसको कैसे किया जाए। यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, दिस इज दी। तो अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता 0 से b के बीच में, तो जरा देखिए कौन सा एरिया हमें मिलेगा। ये एरिया मिल जाएगा भाई, दिख जाना चाहिए, आएगा ये वाला एरिया जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा एरिया आएगा इस इंटीग्रेशन से। अब इसने क्या बोला है कि ये जो रीजन है ये वाला एरिया इसके बराबर है। तो सिचुएशन को जरा समझेंगे। अगर ये वाला एरिया इसके बराबर है तो हम एक काम करते हैं, इसको यहां से रिमूव करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, अभी भी वही एरिया आ रहा है। जो 0 से b में इंटीग्रेशन है वही एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया है, क्योंकि 0 से b में आपको ये पूरा एरिया मिलता, मैंने इस वाले पार्ट को हटाया और ये ऐड कर दिया, मतलब जितना एरिया हटाया उतना एरिया ऐड कर दिया। यानी इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो वही एरिया होगा जो 0 से b में इंटीग्रेशन से आपको मिलेगा। तो अब इस रेक्टेंगल के एरिया को लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो b इंटू सी है। बस ये दूसरा रिलेशन है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको इंटीग्रेट कर लिया, ये आ जाएगा अपने पास में 8x² / 2 माइनस 27 x की पावर 4/4, लिमिट रखेंगे 0 से b, यहाँ पर है b इंटू c की वैल्यू वही रख देते हैं 8b - 27b³। फर्दर इसका कैलकुलेशन यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 4b² माइनस 27/4 b⁴, एक b को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो फर्दर यहां पर अगर कैलकुलेशन देखें, b से b कैंसिल कर दो, यहां से 4b इधर ट्रांसफर कर दो और 27b³ को इधर ले आते हैं। तो 27 - 27/4 इंटू b³ और इस साइड में आ जाएगा 4b। ओके, एक b और कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट आप b² भी कैंसिल कर सकते हो। तो यहां से अगर देखें तो आ जाएगा 27, 1 - 1/3 1/4, मतलब ये आ जाएगा 3/4 b² एंड दिस इज 4। या b² की वैल्यू की अगर बात की जाए तो 16/81, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 4/9, पॉजिटिव वैल्यू जैसा डायग्राम इसमें दिया हुआ है। तो b की वैल्यू 4/9 है, मतलब ऑप्शन डी तो करेक्ट हो गया। और इसकी हेल्प से हम c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो दिस इज 4/9, 8 - 27 b² 16/81। सॉल्व करते हैं इसे तो यह आ जाएगा अपने पास में 3, यहाँ पर आ जाएगा 9, 4/9 72 माइनस 48/9। तो ये आ गया अपने पास में 4, 24 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दें तो 32 डिवाइडेड बाई 27, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A1 denotes area of region bounded by this curve tangent to C1 at 1, 0 and y-axis. A2 denotes the area of region bounded by C1 and coordinate axis in fourth quadrant. मतलब हमें C1 की एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो C1 है क्या, उसको देख लेते हैं। C1 है हमारे पास में y = x - 1 इंटू e⁻x। इसको डिफरेंशिएट करके इसके ग्राफ की एनालिसिस कर लेते हैं। e⁻x, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x - 1, ये x इंटू e⁻x आ रहा है, x इंटू e⁻x अगर समझें तो 0 के बाद में प्लस होगा, पहले ये माइनस होगा, मतलब ये डिक्रीज करेगा, मिनिमा लेगा, फिर इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज इसने बोली है कि 1, 0 पर टेंजेंट, तो x बराबर 1 पर y' की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें तो वो आ रहा है e, यानी अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन की बात करूं तो y - 0, स्लोप है e x - 1।
तो अब सिचुएशन को समझते हैं। डायग्राम, इसका एक रफ डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं। तो कैसा होगा इसका डायग्राम? ये 0 तक डिक्रीज कर रहा है। x बराबर 0 पर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 0 पर वैल्यू है -1 और 0 पर मिनिमा भी ले रहा है। माइनस इन्फिनिटी पर ये जाएगा अपने पास में 0 और ये जाएगा इन्फिनिटी। एलोपिटल से आप उसको देख सकते हो लिमिट क्या आएगी। तो अगर मैं उसे भी चेक कर लूं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, x माइनस 1 न्यूमरेटर में रखते हैं, e पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स, एक्स को माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ये जाएगा 0 की तरफ। तो इन्फिनिटी पर ये 0 है, 0 पर इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास में -1 के बराबर। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम होना चाहिए। 0 पर मिनिमा भी है, लाइक दिस। और इसने बोला है कि 1-0 पर जो टेंजेंट है, तो 1-0 पर अपन टेंजेंट भी बना देते हैं। ये पॉइंट है 1-0, इस पर जो टेंजेंट आएगी वो टेंजेंट आएगी कुछ इस तरीके से। ये जहां पे कट कर रहा है वो है -e। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो y की वैल्यू -e आएगी। तो इसने जो दो एरिया बोले हुए हैं, ये कह रहा है टेंजेंट, कर्व और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया। टेंजेंट, कर्व और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया, मतलब ये रहा आपका A1, दिस एरिया इज A1। और फिर इसने बोला है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में C1 और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो एरिया है वो है ये A2, ये A2। अब A1 और A2 पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दिस पॉइंट इज 1, ये हमारा ओरिजिन। तो सिंपल सी बात है, हम A2 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और A1 प्लस A2 तो सीधे ट्रायंगल के एरिया से दिख जा रहा है। तो A1 प्लस A2 इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू E इंटू 1। ये लेंथ है 1, ये है E, यानी ये आ गया E/2, A1 प्लस A2। और यहां पर अब मैं कैलकुलेट करता हूं A2, तो A2 को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 प्लस A2 हमें मालूम ही है। A2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 से 1 में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विथ माइनस साइन। तो A2 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो दिस इज माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस 1 e पावर x dx। तो वे चेक करते हैं इसका इंटीग्रेशन, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। x माइनस 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, e की पावर x dx। पहले इंटीग्रेट करते हैं फिर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स माइनस 1 ई पावर x, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ई पावर x। लिमिट रखते हैं 0 से 1। 1 अगर रख देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 0, 1 रखेंगे तो आएगा e, 0 अगर रख देंगे तो x बराबर 0 पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर 0 जब आपने पुट किया तो आ गया 1। इसका मतलब ये आ रहा है e-2। तो A1 मालूम हो गया, A2 मालूम हो गया। प्रॉब्लम अब सॉल्व कर सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चन हैं, A1 A2 से लेस है या ग्रेटर है, ये चेक करना है। A1 प्लस A2 E/2 है, वो भी लिख देता हूं यहां पर। A2 आ ही चुका था। A1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो आएगा अपने पास में E/2 माइनस E प्लस 2। So this is 2 minus E/2। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं A1 और A2 में से ग्रेटर कौन सा है? क्या A1 ग्रेटर देन A2 होगा? अगर ऐसा है तो 2 माइनस E/2 ग्रेटर देन E-2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या 4 ग्रेटर देन 3E/2 आएगा? क्या इसका मतलब 8 ग्रेटर देन 3E होगा? E की वैल्यू 2.71, अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब A1 ग्रेटर देन A2 तो नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा A1 लेस देन A2। तो A1 लेस देन A2 यानी ऑप्शन बी सही है। अब यहां पर एक रिलेशन ये भी दिया हुआ है, A1 और A2 में क्या रिलेशन बनेगा? 2A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या 2 के बराबर है? चलो चेक कर लेते हैं। तो 2A1 प्लस A2,
2a1 का मतलब इसको आप a1 को डबल कर दें, a1 ये आ रहा था हमारे पास में, डबल कर दिया तो 4 माइनस ई, और इसमें a2 अगर मैं ऐड कर दूं e माइनस 2, तो ये आ गया सॉल्व करने के बाद में 2। इसका मतलब 2a1 प्लस a2 की वैल्यू ही 2 होनी चाहिए। एक ऑप्शन और है a1 प्लस 2a2, इसको भी देख लेते हैं। तो a1 में अगर आप 2a2 ऐड करोगे, a1 है हमारे पास में 2 माइनस ई बाई 2, और अगर मैं a2 का डबल इसमें ऐड करता हूं तो ये आपका ई से फ्री तो नहीं हो पा रहा है, ये आएगा आंसर। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग आंसर होगा, डी तो गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू कॉट एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 0। इनसे बाउंडेड एरिया क्या होगा? स्टैंडर्ड फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डायग्राम बना लें तो 0 से पाई बाई 2 में हमें मालूम है जो ग्राफ होता है वो होता है डिक्रीजिंग। कॉट एक्स इंफिनिटी से आएगा, पाई बाई 2 पर बनेगा 0 और इसके आगे निकलेगा। इसने बोला है कर्व x बराबर पाई बाई 4, ये रहा आपका x बराबर पाई बाई 4, और y 0 यानी x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, इस एरिया के बारे में बात करेंगे। जैसे ये समझ में आया, इंटीग्रेशन वाली बात समझ में आ जाती है। यानी इस एरिया को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, ये तीनों इनवर्स में है, और यहां पर इससे अपन मैच करा सकते हैं। तो लिमिट 0 से पाई बाई 4 बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम x को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 0 से पाई बाई 4, यहां पर लिख देते हैं कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा। अभी भी ऑप्शन मैच नहीं किया, इसको 10 में ही बदल लेते हैं। तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, और अब अगर इसे ऑब्जर्व किया जाए तो ये वैसा कुछ मैच कर रहा है। ये बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन तो सही। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में इनवर्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इसे इनवर्स से रिलेट करेंगे। इनवर्स का मतलब है इसे वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं इंटीग्रेट करूं, तो ये वाला जो पॉइंट है पाई बाई 4 पर वैल्यू आएगी 1। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो इसी एरिया को और कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू 1। ये होगा एबव फंक्शन, ये होगा बिलो फंक्शन। तो एबव फंक्शन है हमारे पास में, कॉट एक्स का इनवर्स फंक्शन निकाल दो, तो वो लिखेंगे हम लोग कॉट इनवर्स एक्स। इनफैक्ट y के टर्म में लिखना चाहें तो y के टर्म में लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स y डी वाई, और इसमें बिलो फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, मतलब x को y के टर्म में लिखना है आपको। तो माइनस में आएगा पाई बाई 4 इंटू डी वाई, ये होगा, मतलब ये वाला एबव फंक्शन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये y अगर अपने पास में कॉट एक्स था तो x बराबर आएगा कॉट इनवर्स y, और बिलो फंक्शन है x बराबर पाई बाई 4, या उसे रेक्टेंगल के एरिया से भी समझ सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ये आ गया अपने पास में 0 से 1 कॉट इनवर्स y माइनस पाई बाई 4, तो अलग ही कर देते हैं क्योंकि पाई बाई 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन y आएगा, लिमिट रखेंगे तो यही बनेगा। लेकिन ये भी ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ है, तो tan इनवर्स है यहाँ पर, ठीक है ना, तो हमें मालूम है कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लेते हैं। 0 से 1 इसे लिखा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y डी वाई, यहाँ पे रह गया था, डी वाई भी होगा, और माइनस का पाई बाई 4। ओके, अब इस पाई बाई 2 वाले पार्ट को अगर मैं अलग हटा दूं तो यहां से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा। इसका मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स y डी वाई बनेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर वापस आप उसे tan इनवर्स y dy को tan इनवर्स x dx लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। और अगर ये करेक्ट है
तो ये अपने आप गलत हो गया, समझ में आता है, और ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये दोनों ही 0 से π/4 बोल रहा है तो π/4 तो लिमिट होगी ही नहीं, ठीक है ना। अगर मैं इन्वर्स में कन्वर्ट करता भी हूँ तो ये समझ में आता है, ये लिमिट से ही पता लग रहा है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसमें दो ऑप्शन हमारे सही होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी।